के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया का चाइना के साथ क्या पीस था, क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्यों हुआ, ये सारे रीजंस देखेंगे। तो ये इस बुक का एक टॉपिक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं। तो इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? इंडिया को आज़ादी मिली थी 1947 में। अब 1947 में आज़ादी मिली थी, तभी से पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप रहा था इंडिया का। लेकिन चाइना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। चाइना के साथ इंडिया के रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे थे। हिंदी चीनी भाई भाई काफ़ी पॉपुलर फ्रेज़ है जिसको यूज़ किया जाता था काफ़ी ज़्यादा। 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला, यानी इंडिया के 2 साल बाद चाइना को इंडिपेंडेंस मिला। अब इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने चाइना की तो 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिया चाइना की मदद करना चाहता था, क्योंकि अभी अभी अंग्रेज़ चाइना को छोड़ के गई थी। वेस्टर्न डोमिनेशन से चाइना अभी अभी छूटा था, और तो इंडिया चाइना की मदद करना चाहता था। और जवाहरलाल नेहरू को चाइना की काफ़ी ज़्यादा चिंता थी, क्योंकि उनको लगा कि चाइना को हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जो कॉलीग थे, वल्लभ भाई पटेल, उनको ये लगभग एक इंट्यूशन हो गया था कि चाइना फ्यूचर में ज़रूर अटैक करेगा, चाइना अपना असली रंग ज़रूर दिखाएगा। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, फ्यूचर में चाइना अपना अग्रेशन ज़रूर दिखाएगा। लेकिन नेहरू को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था। नेहरू जी को ऐसा लगता था कि चाइना इंडिया हमेशा अच्छे रिलेशनशिप में रहेंगे। तो ये हुआ। अब देखते हैं चाइना के बॉर्डर के बारे में। तो चाइना के बॉर्डर को गार्ड कौन करता था? पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी नहीं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को कैसे एक्सप्लेन किया जाए? ये लोग आर्मी की तरह ही होते हैं, बट लीगली इनका कोई आर्मी से लेना देना नहीं होता है। ये लीगल नहीं होते हैं। आर्मी लीगल होती है, ये लीगल नहीं होते हैं, इनको लीगल राइट्स नहीं मिलते हैं। तो पंचशील एग्रीमेंट के बारे में तो आप सबको पता होगा। ये 5 प्रिंसिपल्स थे जो कि इंडिया चाइना को साथ में रखते थे। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, और चाइना के प्रीमियर जाओ एनलाई, इन्होंने 29 अप्रैल 1954, कब? 29 अप्रैल 1954 को साइन किया, जिसने कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया। अब इंडिया के लीडर्स चाइना में जाते थे, चाइना के लीडर्स इंडिया में जाते थे, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग उनको ग्रीट करते थे, लोग उनको वेलकम करते थे, लोग उनको काफ़ी ज़्यादा इज्जत देते थे। तो अब देखते हैं चाइनीज़ इन्वेजन। काफ़ी ज़्यादा इन्फेमस है। 1962 में जो चाइना की लड़ाई हुई थी, काफ़ी ज़्यादा इन्फेमस था, काफ़ी ज़्यादा नोटोरियस था ये चाइनीज़ का इन्वेजन। तो अब तक हमने देखा कि चाइना इंडिया का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। चाइना के लीडर्स इंडिया आते थे, इंडिया के लीडर्स चाइना आते थे। पंचशील एग्रीमेंट भी साइन हुआ था इनके बीच। इंडिया, जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को सपोर्ट भी किया था। तो काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। लेकिन 2 प्रॉब्लम्स हुए जिन्होंने इस रिलेशनशिप को रप्चर कर दिया, यानी कि ख़राब कर दिया। चाइना ने तिब्बत को एनेक्स किया था 1950 में, और तिब्बत को एनेक्स किया था तो इंडिया ने इस चीज़ को अपोज़ नहीं किया। पहले इंडिया इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा शांत रहा और इस चीज़ को इग्नोर किया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ फैल रही थी कि तिब्बत के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा सप्रेस किया जा रहा है, तिब्बत के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इंडिया ने तिब्बत को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। जो तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर थे, दलाई लामा, उन्होंने भी पॉलिटिकल असाइलम इंडिया में ही सीख किया था 1959 में। 1950 में एनेक्स किया गया था, 1959 में पॉलिटिकल असाइलम इंडिया में सीख किया था। तो चाइना को इस बात से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया कि इंडिया तिब्बत को सपोर्ट कर रहा है, और इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को इंडिया में होने दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो तिब्बत को सपोर्ट करेगा तो एंटी चाइना एक्टिविटीज़ तो इसको कहा ही जाएगा। तो चाइना इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था।
अब चीज़ों को ख़राब करने के लिए एक बाउंड्री डिस्प्यूट भी आ गया। एक बाउंड्री डिस्प्यूट था। अब क्या था वो हम आगे देखेंगे। लेकिन ये डिस्प्यूट इंडिया ने ऐसा क्लेम किया था कि ये डिस्प्यूट रिज़ॉल्व कर दिया गया था अंग्रेज़ों के ज़माने में ही। अंग्रेज़ों के ज़माने में ही इस डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन चाइना ऐसा कह रहा था कि अंग्रेज़ों का डिसीजन अब अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज़ तो छोड़ के चले गए, तो उनका डिसीजन अब अप्लाई नहीं होगा। अब डिस्प्यूट था किसमें, काफ़ी लॉन्ग बॉर्डर था, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड का एक डिस्प्यूट था। चाइना ने इंडिया की टेरिटरी की दो एरियाज़ को क्लेम किया। एक था अक्साई चीन एरिया, जो कि लद्दाख रीजन में है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दूसरा रीजन अरुणाचल प्रदेश का, जिसको कि हम लोग उस वक्त नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी कहते थे। यानी कौन कौन से दो रीजन, अक्साई चीन रीजन और नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन को चाइना ने क्लेम किया। तो इतना आए, होप आप सबको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्या हुआ। 1957 और 1959 के बीच में चाइना ने अक्साई चीन एरिया को एनेक्स कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया, और एक रोड भी वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया। और काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ टॉप लीडर्स के बीच में, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही थी। कई जगह उस जगह मिलिट्री की भी, आर्मी की भी लड़ाई हुई थी, और चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो अब तक क्या क्या हुआ, अक्साई चीन एरिया को चाइना ने एनेक्स कर लिया 1957 से 1959 के बीच में। और चाहे कितनी भी बातचीत हो जाए, चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। और उसी वक्त दुनिया में और एक प्रॉब्लम चल रही थी। कौन सी प्रॉब्लम, अगर आपने दूसरी बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रही थी उस वक्त। तो पूरी दुनिया का अटेंशन दो सुपर पावर्स पे था, एक तो यूएसए, एक दूसरा सोवियत यूनियन। और उसी वक्त चाइना ने एक बहुत गलत काम किया। क्या किया, एक इन्वेजन किया इंडिया में अक्टूबर 1962 में, और दोनों रीजन्स पे इन्वेजन किया। पहला अटैक जो था वो एक हफ्ते तक चला, और चाइना ने अरुणाचल प्रदेश का एरिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया था, अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा एरियाज़। तो पहला अटैक कब, कितने वक्त तक चला, एक हफ्ते तक, और अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा एरियाज़ कैप्चर कर लिया था। दूसरा अटैक अगले महीने हुआ, और इंडियन फोर्सेस भी ने भी काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश की वेस्टर्न फ्रंट में, और लेकिन ईस्टर्न में असम प्लेन्स में ये किसी भी तरह घुस गए। लेकिन बाद में चाइना ने भी विथड्रॉ करने के बारे में सोचा, क्योंकि ये ज़रूरी था, और वापस चले गए। लेकिन इससे इंडिया का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो जो चाइना इंडिया का वॉर था, उसने इंडिया की रेपुटेशन को कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया था, पूरे इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस के लिए अमेरिकन्स और ब्रिटिश के पास जाना पड़ा था। सोवियत यूनियन ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की थी। सोवियत यूनियन जो था न्यूट्रल रहा था इस पूरे टाइम में। बहुत सारे मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो उन्होंने या तो रिज़ाइन कर दिया था या तो रिटायर हो गए थे। नेहरू जी के एक काफ़ी ज़्यादा क्लोज एसोसिएट थे, और उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन, उनको कैबिनेट छोड़ना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा। नेहरू के भी रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था, और कांग्रेस पूरे पॉलिटिकल पार्टी में भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था। पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ था। क्या क्या चेंज हुआ था, इस कॉन्फ्लिक्ट ने अपोजिशन को भी चेंज कर दिया था। एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में डिफरेंसेस हुए और बंटवारा हो गया, और इसका रीज़न ये था, सीनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट इसका रीज़न था। चाइना और सोवियत यूनियन के बीच के रिश्ते भी ख़राब हो रहे थे धीरे धीरे। तो सीपीआई के कुछ लीडर्स ऐसे थे जो यूएसएसआर को सपोर्ट करते थे, और उन्होंने यूएसएसआर को सपोर्ट किया और वो कांग्रेस के साथ चले गए।
कुछ ऐसे भी लीडर्स थे जिन्होंने चाइना को सपोर्ट किया और कांग्रेस के अगेंस्ट थे। तो इसलिए 1964 में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब 1964 में अलग हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के नाम से दूसरी पार्टी बन गई। और जब चाइना की लड़ाई हुई थी तो सीपीआई के काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाइना को सपोर्ट करते थे और चाइना को सपोर्ट करना मतलब एंटी नेशनल उस वक्त। तो इसलिए सीपीआई के काफ़ी सारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया था। तो इस वॉर ने द वॉर विद चाइना ऑल्टर्ड इंडियन रिलेशनशिप to the volatile situation in the northeastern region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity। यानी कि ये रीजन चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रहा था, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेट्स बनने शुरू हो गए, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, नागालैंड को स्टेट बनाया गया, मणिपुर त्रिपुरा को पहले यूनियन टेरिटरीज़ बनाई गई, बट उनको उनके अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज चूज़ करने की इजाज़त थी। तो ये है पूरा इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। हम तिब्बत को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि तिब्बत में क्या क्या हुआ था। तो क्योंकि तिब्बत भी एक रीज़न था कि क्यों इंडिया चाइना के बीच में जो लड़ाई हुई, उसका एक रीज़न तिब्बत भी था। तो देखते हैं तिब्बत में क्या हुआ। तिब्बत सेंट्रल एशियन का एक प्लेरियू है जिसको हम तिब्बत कहते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तिब्बत एक रीज़न था कि क्यों इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई होती थी। बहुत बार चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल भी जमाया और बहुत बार तिब्बत इंडिपेंडेंट भी रहा। 1950 में चाइना ने तिब्बत पे कंट्रोल जमा लिया था, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। अब तिब्बत के ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ थे। ऑफ कोर्स कुछ लोग सपोर्ट भी करते होंगे, बट ज़्यादातर लोग इसके ख़िलाफ़ थे। इंडिया ने चाइना को परसुएट करने की कोशिश की कि तिब्बत को छोड़ दो, तिब्बत के क्लेम्स को समझो, कि तिब्बत ने ये क्लेम किया था कि वो इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो इस क्लेम को समझो। जब पंचशील अग्रीमेंट साइन किया गया था 1954 में, तो इसका एक क्लॉजेज ये था कि एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, और उसके बाद अंत में इंडिया को चाइना के क्लेम को कंसीड करना ही पड़ गया पंचशील एग्रीमेंट के वजह से। तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर थे दलाई लामा, उन्होंने चाइनीज़ प्रीमियर जाओ एनलाई को अकम्पनी किया ड्यूरिंग द ऑफिशियल विज़िट टू इंडिया इन 1956 में विज़िट किया था इंडिया में। और धीरे धीरे तिब्बत की कंडीशन जो थी वो एग्जैसरबेट हो रही थी, यानी ख़राब हो रही थी। तो वो जब दलाई लामा इंडिया में आए जाओ एनलाई के साथ, तो उन्होंने नेहरू जी को बताया कि ऐसे ऐसे कंडीशन ख़राब हो रही है। लेकिन चाइना ने इंडिया को ये बोला कि तिब्बत के लोग अब और भी ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। In 1958, there was armed uprising in Tibet against China's occupation. This was suppressed by the Chinese forces, sensing that चाइना ने जो एनेक्सेशन किया था उसके अगेंस्ट तिब्बत में एक आर्म्ड अपराइजिंग हुई। इसको सप्रेस किया था चाइना के फोर्सेस ने, यानी जाहिर सी बात है अब लोगों को पसंद नहीं आया तो लोगों ने आर्म्ड अपराइजिंग की, और इसको सप्रेस करने का काम किसने किया? चाइना के फोर्सेस ने, क्योंकि चाइना के फोर्सेस नहीं चाहेंगे कि वो लोग वो लोग वापस हम लोगों को भगा दें। सिचुएशन धीरे धीरे वर्सन हो रही थी, तो दलाई लामा ने इंडिया में असाइलम ले लिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसके ख़िलाफ़ बोला, जैसा कि हमने पिछले उस टॉपिक पे भी देखा था। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी
A large number of Tibetans have sought refuge in India and other countries. तिब्बत के लोगों ने दूसरे कंट्रीज़ और इंडिया में भी रेफ्यूजी सीख किया है। दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं। धर्मशाला में बहुत सारे रेफ्यूजीज़ रहते हैं। दलाई लामा ने भी धर्मशाला को ही अपना घर बनाया था। दलाई लामा जी जो थे, धर्मशाला को ही अपना घर बनाया था। 1950s 1960s में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज़ थे इंडिया में। सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ, जिन्होंने तिब्बत के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया था। चाइना हैज़ क्रिएटेड तिब्बत ऑटोनमस रीजन which is an integral part of China. Tibetan oppose the Chinese claim that तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज़ टेरिटरी, यानी चाइना ने तिब्बत को एक ऑटोनमस रीजन बना दिया है। जैसा कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टलाइज तरीके से लिखा हुआ है कि तिब्बत को ऑटोनमस रीजन बना दिया गया और चाइना का पार्ट था। लेकिन तिब्बत के लोग काफ़ी ज़्यादा इसके खिलाफ़ थे। तिब्बत के जो लोग थे डिस्प्यूट करते थे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ क्लेम पे, और ऑटोनमी इस रीजन को क्लेम कर दी गई। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन ट्रेडिशनल एंड रीजनल रिलीजन कल्चर ऑफ तिब्बत, यानी उनको ऐसा लगता है कि चाइना जो है वो तिब्बत के कल्चर को सप्रेस करना चाह रहा है, अंडरमाइन करना चाह रहा है। तो ये है वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और प्लीज़ सजेशंस देते रहिए।